प्रिय साथियों, सी प्रोग्रामिंग सीरीज के पार्ट 3 में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने सी का इंट्रोडक्शन, सी लैंग्वेज के फीचर्स, सी कैरेक्टर सेट, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड के बारे में डिस्कस किया था। और पार्ट 2 में हमने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना सीखा था और उसके साथ में हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक सी प्रोग्राम लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सी का जो प्रोग्राम होता है वो लोअर केस में लिखा जाता है, लेकिन इसमें जो वेरिएबल्स के नाम और स्ट्रिंग है उनको हम अपर और लोअर दोनों केस में लिख सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, जितने भी कीवर्ड्स है सी के वो सभी लोअर केस में ही होते हैं। और इसके अलावा जो सी प्रोग्राम स्टेटमेंट है वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, यानी कि जो सी का कंपाइलर है वो हमेशा वाइट स्पेस को इग्नोर करता है। तो यानी कोई भी प्रोग्राम स्टेटमेंट है वो फर्स्ट कॉलम से लिखें या कुछ स्पेस छोड़ के लिखें तो उससे एग्जीक्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी होगी वो ये है कि सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना अनिवार्य है। बिना मेन फंक्शन के कोई भी सी का प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग में जब हमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस की ग्रुपिंग करनी होती है या जब हम फंक्शंस लिखते हैं तो उसके इंस्ट्रक्शंस को कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं एवं जब सारे इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं तो कर्ली ब्रेसेस से ही उसको एंड करते हैं। सी प्रोग्राम लिखने में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करने से पहले शुरुआत में हमें इसकी हेडर फाइल को इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है। बिना हेडर फाइल को इंक्लूड किए हुए हम किसी भी लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी फंक्शन में डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स को हमें सबसे पहले लिखना होगा। वैसे फंक्शंस के बारे में हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट कि हर स्टेटमेंट को हमें सेमीकोलन से टर्मिनेट करना होगा। तो दोस्तों, अब हम सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सी प्रोग्राम लिखने के लिए कौन कौन से सेक्शंस होते हैं और उसमें से कौन कौन से सेक्शंस मैंडेटरी होते हैं और ऐसे कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनको कि हम अवॉइड भी कर सकते हैं या जो कि ऑप्शनल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कमेंट सेक्शन या डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के बारे में। दोस्तों, जब भी हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें यदि प्रोग्राम की साइज बहुत बड़ी होती है तो एक अच्छे प्रोग्राम की ये पहचान होती है कि उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को भी ऐड किया जाए। तो वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम क्या लिखते हैं कि जैसे वो प्रोग्राम किसने लिखा है या उसका ऑथर कौन है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स में कई सारे प्रोग्रामर्स काम करते हैं। तो ऑथर का नाम या डेट ऑफ राइटिंग द कोड या फिर उस पर्टिकुलर सेक्शन में जो कोड है वो क्या कर रहा है, तो ये सारी चीजें हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में लिखते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है ये ऑप्शनल है और हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब ये कमेंट्स हम दो तरीके से प्रोग्राम में लिख सकते हैं। एक तो सिंगल लाइन कमेंट जिसको कि दो फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट करते हैं और एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट्स जिसको कि एक फॉरवर्ड स्लैश और एस्टेरिस्क से स्टार्ट करते हैं और मल्टीपल लाइंस में जो भी हमें लिखना है वो लिख के और उसको वापस एस्टेरिस्क और फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से हम सिंगल लाइन कमेंट्स या मल्टीपल लाइन कमेंट्स दोनों तरीके से डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। अब हम लिंक सेक्शन के बारे में बात करते हैं। यह किसी भी सी प्रोग्राम का मैंडेटरी या कंपलसरी सेक्शन होता है जिसमें कि हम सी प्रोग्राम के साथ में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। और इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने का जो सिंटैक्स है वो यहाँ दे रखा है, जैसे कि हैश इंक्लूड stdio.h। इसमें जो ये सिंबल है हैश, इसको प्री प्रोसेसर भी कहते हैं। यह प्री प्रोसेसर कमांड जो भी हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है उसके प्री डिफाइंड फंक्शंस को कंपाइलेशन के टाइम पे हमारे कोड के साथ में ऐड कर देता है। इन हेडर फाइल्स को हम अपने सी प्रोग्राम के हेड यानी बिगिनिंग में ऐड करते हैं, इसीलिए इनको हम हेडर फाइल्स कहते हैं। ये हेडर फाइल्स दो तरह की होती है, पहली तो प्री एग्जिस्टिंग हेडर फाइल्स और दूसरी यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स। पहली तरह की जो हेडर फाइल्स है वो सी कंपाइलर के लाइब्रेरी फाइल्स का हिस्सा होती है और इन हेडर फाइल्स में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सारी प्री डिफाइंड होती है। लेकिन हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नई हेडर फाइल्स भी बना सकते हैं जिनको कि हम यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने दे रखा है जैसे stdio.h या conio.h, फिर math.h और string.h, ये सारी प्री एग्जिस्टिंग हेडर फाइल्स है। यहाँ जो हमने हेडर फाइल्स का पहला एग्जाम्पल दे रखा है stdio.h,
इसका फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच है और हम अपने प्रोग्राम में आउटपुट के लिए जब भी printf या इनपुट के लिए scanf फंक्शन का यूज करते हैं तो ये सारे फंक्शंस इसी फाइल में डिफाइंड होते हैं। अब हम बात करते हैं conio.h यानी कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। हम जब भी प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन या गेट ch आदि फंक्शंस यूज करते हैं तो उनकी फंक्शनैलिटी इस conio.h में डिफाइंड होती है। इसी तरह से यदि हमें मैथमेटिक्स के कुछ फंक्शंस जैसे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, साइन, कोस, टेन इस तरह के फंक्शंस को यूज करना हो तो हम math.h को यूज करते हैं। और स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हम अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं जैसे स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन या स्ट्रिंग कंपेयर, तो इन सभी फंक्शनैलिटी के लिए हम string.h को यूज करते हैं। अब हम डेफिनेशन सेक्शन की बात करते हैं जिसमें कि हम सारे सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करते हैं और इसका जो सिंटेक्स है वो हैश डिफाइन और फिर वेरिएबल का नाम और फिर उसकी जो भी वैल्यू है वो लिख देते हैं हम। तो यहाँ पे जो ये हैश डिफाइन लिखा हुआ इसको मैक्रो डेफिनेशन भी बोलते हैं। अब इस डेफिनेशन सेक्शन का काम क्या है? जब हम सी में बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं तो कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कई बार रिपीट होते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई ऐसा मैथमेटिकल एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें कि पाई की वैल्यू जो कि 3.14159 होती है वो कई बार रिपीट हो रही है तो हमें हर जगह उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। इसी तरह से जैसे मैक्सिमम है, मिनिमम है, एवरेज है और भी कई सारे वेरिएबल्स है तो वो मान लीजिए प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स यूज होते हैं तो हर जगह उनकी वैल्यू को देना पड़ता है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि उनको हम शुरुआत में ही एक जगह डिफाइन कर देते हैं तो उससे जब जब भी उस वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू को ले सकते हैं और हर बार उसकी वैल्यू को अलग अलग जगह देने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे एक फायदा ये और है कि मान लीजिए सपोज मैक्सिमम की वैल्यू अभी 500 है, प्रोग्राम में मैक्सिमम की वैल्यू 10 बार काम में आ रही है तो यदि उसकी वैल्यू बाद में चेंज होती है तो बनिस्बत इसके कि मैक्सिमम की वैल्यू को 10 जगह पर चेंज करें हम डेफिनेशन सेक्शन में उसकी वैल्यू को 500 के बजाय 600 या 700 या जो भी वैल्यू हम चेंज करना चाहे वो कर देंगे तो उसका इफेक्ट अपने आप सारे वेरिएबल्स के ऊपर पड़ जाएगा। इसीलिए ऐसे समय में जबकि कुछ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू बार बार प्रोग्राम में काम आती है तो ये डेफिनेशन सेक्शन में उस वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन करना बहुत ही यूजफुल रहता है और हमें हर बार उसकी वैल्यू को लिखने की आवश्यकता नहीं है तथा जब भी कभी यदि चेंजेस हो तो हम एक ही जगह वैल्यू को चेंज करके उसका इफेक्ट सब जगह अपने आप आ जाता है। लेकिन ये जो डेफिनेशन सेक्शन है वो ऑप्शनल है, यदि हमें प्रोग्राम में आवश्यकता नहीं है तो हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम मेन फंक्शन की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था किसी भी सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना आवश्यक है। बिना मेन फंक्शन के कोई भी सी का प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो फंक्शन है वो एक मैंडेटरी फंक्शन है और किसी भी सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन सिर्फ एक ही होगा। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सैंपल प्रोग्राम लिखा है और हम इस सीरीज में कई सारे सी प्रोग्राम्स करेंगे लेकिन हम जितने भी प्रोग्राम करेंगे उसमें मेन फंक्शन तो होगा ही। आगे हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस या सब प्रोग्राम्स की। तो सी में दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक तो मेन फंक्शन और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस जिसको कि यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाता है। तो किसी भी सी प्रोग्राम में ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस है वो कई सारे हो सकते हैं लेकिन मेन फंक्शन सिर्फ एक ही होगा। यहाँ पे मैंने दो नंबर को जोड़ने का एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है जिसमें कि एक तो मेन फंक्शन हो गया और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया 8 नंबर्स। वैसे फंक्शंस के बारे में इस सीरीज के अगले वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन अभी आप इतना सा ध्यान रखें कि किसी भी फंक्शन में 4 सेक्शन होते हैं। एक तो फंक्शन का नाम, जैसे यहाँ पे दे रखा मैंने 8 नंबर्स, इसका रिटर्न टाइप और इसका आर्ग्यूमेंट जो कि ब्रैकेट में लिखते हैं और फिर इसकी बॉडी। तो ये 4 सेक्शन होते हैं और ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। अब जैसे मेरे को 2 नंबर को ऐड करवाना है तो मेन फंक्शन में हम पहले printf में मैसेज लिख देते हैं एंटर 2 नंबर्स और फिर scanf से हम n1 और n2 जो 2 नंबर है उनके वैल्यू को इनपुट करा देते हैं। फिर हम ऐड नंबर के नाम से जो हमने एक सब प्रोग्राम बना रखा है उसको कॉल करते हैं और जो रिजल्ट यहाँ से आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना रिजल्ट a+b और ये जो वैल्यू यहाँ पे इस फंक्शन के रिटर्न हो रही है वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम में ये परसेंटेज, m%, ये क्या है, कब परसेंटेज डी लिखते हैं, ये सब चीजें हम अगले प्रोग्राम से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एक बात मैं यहाँ बता दूं कि ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, जब हमें जरूरत होती है तभी यूज करते हैं, नहीं तो हम कोई भी सी का प्रोग्राम सिर्फ मेन फंक्शन से ही कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन की।
तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कई सारे फंक्शंस में काम आते हैं। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल a है जिसकी वैल्यू 10 है, वो मेन फंक्शन में भी काम में आ रहा है, और ये जो एक हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया डिस्प्ले, इसमें भी a की वैल्यू काम आ रही है। तो बनिस्बत इसके कि a की वैल्यू को मेन फंक्शन में भी डिक्लेयर करें और डिस्प्ले फंक्शन में भी डिक्लेयर करें, हम उसको ग्लोबली हेडर फाइल को ऐड करने के बाद में यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जब किसी फंक्शन को ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं तो फिर उसके वैल्यू को थ्रू आउट द प्रोग्राम सभी जगह हम यूज कर सकते हैं, और हर फंक्शंस में उसको अलग से डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये ग्लोबल डिक्लेरेशन भी ऑप्शनल है, और जब हमें जरूरत पड़ती है तभी हम इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। हम अगले वीडियोज में और डिटेल में इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।